आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को ज्ञात है, ये क्या चल रहा है, क्लास 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ। ठीक है, ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने क्या स्टार्ट किया है, क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इस पर हम कितने वीडियो बना चुके हैं, इस पर हम 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप ये 5 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 करके 5 वीडियो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, पहला डेरिवेशन करने वाले हैं। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति और आवेश के अनंत चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक आवेशित चालक है अनंत लंबाई का और उस अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो जल्दी से क्या करना है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी क्या करो, शेयर करो, ताकि उनका भी भला, आपका भी भला और मेरा भी भला। तो वीडियो को स्टार्ट करें, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। चलो ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ आवाज़ की क्वालिटी और पिक्चर की क्वालिटी कैसी आएगी या आ रही है। ठीक है, तो क्या करना है भैया, हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए देखो जरा, इसके लिए क्या करें, यहाँ पर एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रख देते हैं। सबसे पहला क्या याद रखो, बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है। अब गॉस की प्रमेय कहाँ लगती है, गॉस की प्रमेय लगानी है और गॉस सर ने सबसे पहली शर्त क्या रखी थी, गॉस सर ने बताया था कि आप गॉस की प्रमेय लगा सकते हो लेकिन बंद पृष्ठ पर। लेकिन गॉस की प्रमेय हमेशा कहाँ लगती है, बंद पृष्ठ पर लगती है। तो क्या करें, तो इस प्लस Q आवेश को हमें चारों तरफ से क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर है बिंदु O और ये रखा है प्लस Q आवेश। बिंदु O को केंद्र मानकर केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। तब इस गोले का जो बंद पृष्ठ है कैसे कार्य करेगा, तब इस गोले का जो बंद पृष्ठ है गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो अब चारों तरफ से क्या हो गया, चारों तरफ से तो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो गॉस की प्रमेय लग जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अच्छा देखो, ये जो प्लस Q आवेश रखा है, इस प्लस Q आवेश से क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी। ठीक है, हम किसी एक दिशा की विद्युत बल रेखाएं या किसी एक दिशा में विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र निकला और इस विद्युत क्षेत्र को नाम दिया E वेक्टर। ठीक है, प्लस Q आवेश से क्या निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। हम एक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, समाकलन करेंगे ना तो कंप्लीट क्षेत्र से निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इस पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ ले लो, एक नन्ना मुन्ना सा पृष्ठ ले लो, एक छोटा सा पृष्ठ ले लो। ठीक है ना, ये पूरा पृष्ठ है तो उसका बेटा छोटा सा बेटा ले लो, ये ले लिया पृष्ठ का बच्चा। ठीक है, इसे पूरे से पृष्ठ का
एक छोटा सा पृष्ठ ले लो, नाम दे दो इसको ds, नाम दे दो इसको ds। इससे छोटे से नन्हे से मुन्ने से का नाम क्या है? ds है। अब क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? बोलो सर क्षेत्रफल तो सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा सा वेक्टर और लगा दो, एक छोटा सा वेक्टर और लगा दो, ये लगा दिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश राशि है ना बेटा, तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक एरिया वेक्टर खींचा जिसका नाम दे दिया क्या? ds वेक्टर। बोलो समझ में आई इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट करके बताओ, क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट करके जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़े। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। बढ़िया आ रही। चित्र का वर्णन एक बार फिर से कर दें, जल्दी कमेंट करके बताओ। चित्र का वर्णन करो एक बार। क्या बोलना है? लिखना है। चित्र का वर्णन कैसे लिखोगे? यहाँ पे माना बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, माना बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे इसके कारण क्या करना है अपन को? गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, तब इस गोले का जो बंद पृष्ठ है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, फिर क्या करना है? इस गोले का एक छोटा सा पृष्ठ लेना है, नाम देना है ds, और जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना वो बन गया क्या? ई वेक्टर। तब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जल्दी से बता दो कमेंट करके तो हम मान जाए। संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। कितना? बिल्कुल सही। फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई ई से। संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह लगा दो, पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह लगा दो तो पता चल जाएगा कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट हो जाएगा ds वेक्टर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं अपन। या फिर क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल पृष्ठीय समाकलन, और यहाँ पे आ जाएगा E इंटू डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखें? अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का कोण है? किस किस के बीच का कोण है? E और ds के बीच का कोण है। E कहाँ है? उसी दिशा में। E कहाँ है? उसी दिशा में। क्षेत्रफल भी उसी दिशा में, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। अरे समझो ना बातचीत, समझो ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है मान लो ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र भी कैसा है? E वेक्टर। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। मतलब ds वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण कितना? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे रख दो, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री। सही है? मान रख दें? रख दो सर मान। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0। ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का मान, चूंकि कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ठीक है, ई कैसी राशि है? बोलो सदिश सर। अरे सदिश तो है, इसके साथ क्या है? कांस्टेंट। समाकलन के चिन्ह के बाहर करो तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई पृष्ठीय समाकलन और हो गया ds। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? जल्दी से नोट कर लो इतना।
नोट करो, नोट करो। टिंग 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 टिंग। कर लिया नोट? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर पृष्ठीय समाकलन ds बराबर कितना लिख दें? बताओ तो माने, कमेंट करके बताओ जल्दी से। पृष्ठीय समाकलन ds बराबर कितना लिख दें? दम है तो आंसर देके बताओ कितना। अरे सुनो, बता रहे हो, इंतजार करे, बता रहे हो। पृष्ठीय समाकलन ds बराबर कितना? बिल्कुल सही। यहां ds का मतलब बेटा इसे पूरे पृष्ठ का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, और पृष्ठीय समाकलन लगा दिया है तो इसका मतलब संपूर्ण टुकड़े हो गए। संपूर्ण टुकड़ों को हमने मिला दिया। कैसा है? गोलीय है, मतलब गोले का क्षेत्रफल, मतलब गोले का क्षेत्रफल। गौसीय, गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना लिख दें? बराबर लिख दो 4 पाई, त्रिज्या कितनी? r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। मान रख दो यहाँ पे, मान रख दो यहाँ पे, तब कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर ई गुणा इसका मान कितना आ गया? 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ये तो चित्र के अंदर प्रवेश कर गए सर। चित्र बनाए नहीं क्या अभी तक? बना लिया करो, साथ में नोट्स बनाओ, साथ में याद करो। परीक्षा नज़दीक है, नंबर अच्छे आना चाहिए सबके। ठीक है, सर्दी हो गई इसलिए। अब क्या करें? अब क्या करें? गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। सुनो, ये तो फ्लक्स निकला। अब गॉसन ने क्या बताया था? हम भी विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। इसके लिए क्या? पृष्ठ को बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ तो है ही, तो गॉस की प्रमेय लगा दो। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 गॉस की प्रमेय से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्वाहा। क्या? समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो बेटा। फाई ई का मान कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर फिर कितना? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? ई के बराबर कर दो। ई के बराबर करोगे ना बेटा तो इसका हो जाएगा 3 गुणा एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा। आ जाएगा सर? आ जाएगा ना? कैसे? ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना? इंटू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी यह है बेटा, यहां बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर लो Q नॉट की। परीक्षण आवेश की विशेषता क्या होती है? कहीं पर भी कल्पना कर लो। दूसरी विशेषता क्या होती है? दूसरी विशेषता होती है पॉजिटिव लिया जाता है प्लस Q आवेश को। तो बिंदु P पर जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करनी है। तब यहां पर कितने आवेश हो गए? 2। सुनो सुनो सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है? F अपॉन क्यू नॉट। F अपॉन क्यू नॉट। F के बराबर करो, F के बराबर करो, कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू हो जाएगा E। E का मान है समीकरण 3 से रख दो। समीकरण
3 से मान रखने पर मान रखो। सो F बराबर क्यू नॉट इंटू ई का मान कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना आर स्क्वायर। यही तो है कूलम का नियम। तो सर अभी तो दिख नहीं रहा ना, चलो दिखने लगेगा। F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर कितना Q और Q नॉट बटे आर स्क्वायर बल का मात्रक न्यूटन। तो ये आ गया गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति। F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे आर स्क्वायर और बल का मात्रक न्यूटन। पढ़ने में मन लग रहा है? कमेंट करके बताओ। अगर पढ़ने में मन लग रहा है आपका तो फिर एक डेरिवेशन और निपटा दें, नोट करो इतना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जल्दी से। अब क्या ज्ञात करना है अपन को? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने हमें एक अनंत लंबाई का चालक तार चाहिए है, तो ये तार लिया हमने अनंत लंबाई का, और इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार को हमें आवेश तो देना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ पर हमने इसको क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। अच्छा देखो, नाम भी दे दे। चलो नाम दिया अपन ने, इसका नाम है एल, इसका नाम है एल। सर सरनेम क्या है? नहीं तो इसका तो बस नाम ही है, नाम क्या है? एल है। तो अब क्या करें? अब गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय हमेशा कहाँ लगती है? बंद पृष्ठ पर। तो इसको हम बंद कर लेते हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए अपन ने इसको अक्ष मानकर, किसको? एल को अक्ष मानकर एक बेलन बना लिया, ठीक है। क्या है? माना, चित्र का वर्णन कैसे करोगे? माना आवेश का अनंत एक चालक तार है। अच्छा देखो, जिस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का मान है वो कितना है? लैम्डा। एक समान आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। मतलब इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है कितना है? आवेश घनत्व है Q अपॉन एल है। अब इस आवेशित चालक तार से r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो यहाँ पर देखो दो डायरेक्शन होगी, एक तो हो जाएगा इस पृष्ठ की डायरेक्शन, तो उसको नाम दे देते हैं कितना? ds वेक्टर। और एक डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो उसको डायरेक्शन को नाम दे देते हैं e वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? क्या बोलोगे? माना l लंबाई का एक चालक तार है, क्या बोलोगे? अनंत लंबाई का एक चालक तार है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए L को अक्ष मानकर स्मॉल l लंबाई ले लो, स्मॉल l लंबाई, और r त्रिज्या का एक बेलन खींचते हैं, तब इस बेलन का जो बंद पृष्ठ है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। चलो इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, कर देते हैं। इस बंद बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में बांट लेते हैं, एक S1, एक हो जाएगा S2 और एक हो जाएगा S3। 3 भाग। देखो ना, एक बेलन का वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहा होगा, एक दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहा होगा S2, और तीसरा वक्राकार पृष्ठ S3। चूंकि S1 व
S2 विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर। जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है बेटा प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी S2 और S1। देखो ये पृष्ठ और ये विद्युत बल रेखाएं गई, ये पृष्ठ और ये विद्युत बल रेखाएं गई, मतलब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर हैं। कौन कौन से, S1 और S2। तो उनसे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की शर्त क्या होती है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जीरो, बात खत्म। S1 व S2 से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा, जीरो होगा। क्लियर। अब S3 से, जबकि S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा, क्योंकि देखो ये S3 और ये विद्युत बल रेखाएं अधिकतम होगा, ये पृष्ठ S3 और ये विद्युत बल रेखाएं अधिकतम होंगी। देखो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, जो भी बल रेखा निकलेगी सबकी सब S3 से जा रहे। तब S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना लिख दें, सबसे पहले समाकलन कौन सा है, S3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E वेक्टर और हो जाएगा DS, छोटा सा पृष्ठ लिया ना, DS वेक्टर, पेन बदल लें, या फिर कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S3 EDS cos 0, ठीक है। cos 0 का मान 1, तो कितना हो जाएगा, E को बाहर निकाल दो, पृष्ठीय समाकलन, और ये हो जाएगा DS, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है जल्दी बताओ, 2πrl। तो यहाँ पे लिख दे कितना, 2πrl। समीकरण नंबर 1। संपूर्ण फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाई ई लिख दें क्या, ठीक है। बाकी दो से तो जीरो हो गया। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। दोनों को बराबर कर दो, कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πrl। E के बराबर करो तो E बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट और इंटू RL, ठीक है। अब 2 मिनट पहले ही अपन ने पढ़ा था रैखिक आवेश घनत्व किससे दर्शाते, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा L, मान रख दो यहाँ पे, तब कितना हो जाएगा, E बराबर लैम्डा इंटू L बटे हो जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट और RL, L से L कैंसिल कर दो। तो कितनी तीव्रता निकली, E बराबर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R न्यूटन पर कूलम। तो ये रैखिक आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।